आज से हम स्टूडेंट शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 एमएससी। ठीक, हमारा सबसे पहला टॉपिक हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये टॉपिक रिलेटेड है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से। राइट, आपने पहले भी बीएससी में 12th में भी पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे ये उससे रिलेटेड है। और ये टॉपिक में ये सब टॉपिक्स हैं। इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री CSIR नेट वगैरह में भी बहुत काफ़ी आती है, काफ़ी पूछी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर करेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर में जो है। ठीक है, और ये सब टॉपिक्स हैं इसके, और ये हमेशा एग्जाम में ये कोई ना कोई इनमें से पूछा जाता है पक्का। राइट, ज़रूर आता है, तो इसको ध्यान से समझना। सब पहले हम देखेंगे स्टेप वाइज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है, इनमें रिलेशन क्या है। राइट, रिलेशन बिटवीन द टू, और इससे रिलेटेड एक लॉग बीटा है। राइट, कई बार ये भी पूछा है एग्जाम में कि व्हाट इज लॉग बीटा एंड हाउ डज इट हेल्प टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, काइंड ऑफ ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज कांस्टेंट। ठीक है, और डेरिवेशन है, एक सिंपल सा डेरिवेशन है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, टू डिराइव दिस रिलेशन, ये जो पहला वाला रिलेशन। ठीक, चलो हम जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, स्टेप वाइज ऑन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब हम कोई भी, यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, राइट, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होते हैं मोस्टली वो डील करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। राइट, यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से वाले रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोई भी कॉमन सा कॉम्प्लेक्स ध्यान करो जो आपने पढ़ा हो, जैसे आपका है CuNH3 ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगी। ये रिएक्शन सबसे पहले एक्वेक सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, एक्वेक सॉल्यूशन में क्या होंगे, आपके कॉपर आयंस होंगे और इसमें लिगैंड होगा आपका अमोनिया। ठीक, ये लिगैंड है, ये है आपका मेटल आयन M, ऐसे डिनोट करते थे। इसका फिर हम जेनेरिक फॉर्म देखेंगे टू डिराइव दिस इक्वेशन। अब देखो एक्वेक सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आपको बुक्स में भी कहीं लिखा हुआ दिखेगा, दैट वर्ड यूज करते हैं एक्वेटेड मेटल आयंस। एक्वेटेड मेटल आयंस होता है मेटल आयन एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। मेटल आयन है, कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन में, तो वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होता है। तो मोस्टली ये जो एक्वेटेड कॉपर आयन जो है ये इस तरह से मिलेगा आपको, सॉरी, ये वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड मिलता है, कुछ इस तरह से मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको वाटर, इसका जो कॉपर आयंस का जो कॉम्प्लेक्स है वो वाटर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जब लिगैंड एक्चुअल में रिएक्ट करता है वो इससे रिएक्ट करता है और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करता है। ठीक, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। मोस्टली आपको जो लिखा हुआ दिखेगा वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, कॉपर आयंस प्लस 4 अमोनिया, और यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का साइन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बनाता है आपका CuNH3 2+। ठीक है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हमने क्लास 11 से पढ़ा है। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो इस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाते हैं। K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, divided by concentration of copper ions and your concentration of ammonia। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कहाँ लगाया है, इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स। ये टेट्राइमीन का जो कॉपर है, सॉरी, जो टेट्राइमीन कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, इस पे हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाया। सो दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ये देखो, ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है
इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इस टाइप का रिएक्शन जो होता है ये है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम Ks से डिनोट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हमने किस पे लगाया है समझने के लिए, ये हमने किस पे लगाया, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब हमने इस फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्स पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं हम इसी को, ठीक है, डिनोटेड बाय, इसको अभी हम देखते हैं ये किस तरह से डिनोट होता है, थोड़ा आगे चल के देखेंगे, ठीक है। वैसे Ks से डिनोट करते हैं हम इसको, अभी इतना ही ध्यान में रखना। इसी को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम क्यों बोलेंगे? देखो हमें एक चीज पता है, इस Ks की वैल्यू जितनी ज्यादा है, ये थोड़ा सा समझना, ये Ks की वैल्यू जितनी ज्यादा है दैट मीन्स उतना ही ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उतना ही इजीली ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, रिएक्शन उतने ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में है जितनी ज्यादा वैल्यू Ks की है। मैथमेटिकली भी देखोगे Ks इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा है दैट मीन्स लिगेंड का और इस मेटल आयन का इंटरैक्शन इज गुड, ठीक है। और लिगेंड इजीली इस कॉम्प्लेक्स से वाटर आयंस को रिप्लेस करके खुद ऐड हो रहा है टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दूसरी चीज, एक टर्म हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मोस्टली डील करती है जैसे बॉन्ड एनर्जी वगैरह से, ठीक है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स इन दोनों से जुड़ करके बनता है, अगर ये ज्यादा बन रहा है इसका मतलब है दिस इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, क्योंकि इन दोनों का इंटरैक्शन ज्यादा है, ठीक है। इस लिगेंड का और इस कॉपर आयन का स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन मतलब इनमें अट्रैक्शन काइंड ऑफ ज्यादा है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, ठीक है। जब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन के टाइम पे, जब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो इसमें लेस एनर्जी होगी। लेस एनर्जी ऑलवेज मीन्स मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है। ये ध्यान में रखना, दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। अगर ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता तो इसमें एनर्जी ज्यादा होती तो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए ये डिसोसिएट होकर वापस आयंस बना देता। सो दिस कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। क्यों? ड्यू टू गुड इंटरैक्शन और अट्रैक्शन बिटवीन कॉपर आयंस एंड योर लिगेंड अमोनिया आयंस, ठीक है। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है उसका ये सीधा सीधा मतलब होता है, अगर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, जब ये ज्यादा होगा तो Ks की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं दैट कोई कॉम्प्लेक्स आयन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, दैट मीन्स उसकी जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। या हम कहें अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स आयंस को कंपेयर करें तो जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है दैट मीन्स वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली दैट आयन इज मोर स्टेबल, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब ओवरऑल रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक। और ये हमने पहले भी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दैट मीन्स इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये आपका ये ईजिली बन रहा है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है, लेस एनर्जी है इसमें तो ज़्यादा स्टेबल है, तभी हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक।
अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक्चुअल में जो ये रिएक्शन है ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये अलग अलग स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन में लूँ आपका इस तरह से, देखो कॉपर पहले रिएक्ट करेगा एक अमोनिया से, राइट, तो ये बनाएगा आपका CuNH3 2+, ये कहाँ से आया, कॉपर आयन से आया। अब देखो इसका ये इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन, इसका अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही ये फर्दर रिएक्ट करेगा CuNH3 होल ट्वाइस 2+, इसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2, CuNH3, अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा ये बनाएगा आपका CuNH3 होल थ्राइस। ठीक है, इसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली क्या है, इस ओवरऑल रिएक्शन के स्टेप्स, हर एक स्टेप का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका K1 K2 K3। ठीक, अब फाइनली CuNH3 होल थ्राइस ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, इसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K4। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, थोड़ा सा मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा पहले। मैंने आपको ये रिएक्शन लेके समझाया है, बुक्स में आपको एक जेनरिक M और L फॉर्म में दिखेगा, वो भी अभी हम कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये ओवरऑल रिएक्शन था जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, और ये क्या है, ये मैंने इसी रिएक्शन को स्टेप वाइज लिखा है, स्टेप वाइज लिखा है, हर एक स्टेप का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, हर एक स्टेप का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इन डिफरेंट स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, आई होप दिस इज सिंपल। सो K1 यहाँ पे देखो, K1 K2 K3 K4 इस केस में आर स्टेप वाइज, हर एक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए इजीली। अभी मैं इसके बाद इसका एक जेनरिक फॉर्म लेके चलूंगा। अब देखो हमने दूसरा जो मैंने हेडिंग डाली थी वो थी, सबसे पहली हेडिंग क्या थी, रिलेशन बिटवीन दिस ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड दी स्टेप वाइज कांस्टेंट। इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक, देखो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम β4 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 4 स्टेप्स हैं इसमें, तो हम इसको β4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो n स्टेप्स हैं इसमें, ठीक है, अगर मान लो इसमें n स्टेप्स, इसका जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये है, इसमें 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम β4 से रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को इस रिएक्शन के। ठीक है, अब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा और इन सारे स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, वो ये है, ये बहुत आता है एग्जाम में, इज इक्वल्स टू K1 ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट।
ठीक, अब देखो फॉर n रिएक्शंस, फॉर n स्टेप्स, फॉर n स्टेप्स में कितने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे, k1 k2 अप टू kn। ठीक है, अब जब n स्टेप्स हैं किसी रिएक्शन में तो ये बीटा 4 क्या हो जाएगा, बीटा n। यहाँ पे 4 स्टेप्स थे तो बीटा 4 इसके ओवरऑल रिएक्शन के 4 स्टेप्स थे। ठीक है, अब मान लो n स्टेप्स हैं किसी रिएक्शन के, जेनेरिक रिएक्शन के, तो ये हो जाएगा बीटा n इज इक्वल्स टू k1 k2 अप टू kn। दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा n एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। राइट, इसको लिख लें, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे और इसमें हम एक ट्रेंड देखेंगे। ये जितने भी ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इनमें एक ट्रेंड होता है। ठीक है, और जो कौन ट्रेंड को फॉलो करते हैं कौन नहीं करते हैं वो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे एक कॉपर का एग्जाम्पल लेके चला हूँ और हमने ये डिराइव किया है। ठीक है, इसको आप लिख लो। ठीक, इसके बाद हम जेनेरिक रिएक्शन लेके चलते हैं। पहले मैं आपको इसका एक ट्रेंड बता देता हूँ। ठीक है, देखो अगर हमें पहले मैं आपको इसका एक नीचे जेनेरिक फॉर्म भी लिख देते हैं। राइट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये सब हमने लिखा था ना, एक हम ओवरऑल रिएक्शन मान लेते हैं, जेनेरिक रिएक्शन। यहाँ पे आपका m रिएक्ट करेगा n नंबर ऑफ l से टू फॉर्म MlN। ठीक है, ये आपका है ओवरऑल रिएक्शन। यही रिएक्शन को हम अलग अलग स्टेप्स में भी देख सकते हैं। m प्लस L, it will give you Ml plus L will give you Ml2 plus L will give you Ml3। आई होप ये दिखाई दे रहा है सबको। दिस इज विजिबल। ठीक, अप टू ये कंटिन्यू हम रखेंगे। तो यहाँ पे जो जेनेरिक रिएक्शन है वो ये है, ऊपर वाला। ठीक, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आपका Ml4, सॉरी अब ये Ml3 यहाँ यही लिख देते हैं, Ml3 प्लस L will give you Ml4। ठीक है, ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो बीटा n ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा इसका इक्वल टू MlN की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय M और NL, सॉरी ठीक है, ये आपका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि इसमें n स्टेप्स होंगे, n है तो n स्टेप्स होंगे। ऐसे चलते चलते हम n स्टेप्स कवर करेंगे। K1 इसका स्टेप वाइज, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं इसी ओवरऑल रिएक्शन के। तो ये K1 होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, इसका K3। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं, सॉरी
इसको हम बोलते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। एग्जाम में जब लिखोगे तो जेनरिक वाला दिखा देना पहले, ठीक। तो देखो बीटा एन की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा जो यहाँ पे बन रहा है। दैट मीन्स उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन है इन दोनों में और ये उतना ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है। अगर दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का आपको बीटा दिया है तो जिसका ज़्यादा बीटा है उतना ही उसमें उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखना। देखो इन सब स्टेप वाइज कांस्टेंट्स और इस ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में ये रिलेशन है, ठीक। अब देखो लॉग बीटा मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। देखो लॉग बीटा अगर मैं दोनों की तरफ लॉगरिथम ले लूंगा, दोनों साइड पे लॉगरिथम ले लूंगा तो ये बन जाएगा log बीटा एन इज इक्वल टू log ऑफ k1। ये फॉर्मूला होता है, जब मैं log लगाता हूं प्रोडक्ट पे तो प्लस हो जाता है k2 प्लस अप टू log kn। ये रिलेशन है बिटवीन योर ओवरऑल एंड योर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये भी लिख देना वहां पे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो log बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, ठीक। ये ध्यान में रखना और ये इन दोनों में ये रिलेशनशिप है। अब हम आ जाते हैं जल्दी से ट्रेंड पे, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, ये ध्यान में रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ठीक। अब हम आ जाते हैं ट्रेंड इन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। ट्रेंड इन बिफोर लुकिंग इनटू ट्रेंड ये हम डिराइव कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। इसका छोटा सा डेरिवेशन है, ये जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है इसका हमारे पास डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये कैसे डिराइव करोगे इसका डेरिवेशन? देखो इसके डेरिवेशन के लिए हम इन्हीं में से, इन स्टेप्स में से ये वाला स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। इस स्टेप का मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं, देखना किस तरह से। ये जो स्टेप 3 है बीटा 3 इसका फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बीटा 3 ले लो या बीटा हम ओवरऑल दिखाते हैं, k3 ले लो, ठीक है। k1 k2 k3, ठीक। एक मिनट वेट, नॉट द स्टेप बट अगर ये 3 स्टेप रिएक्शन है हम लेके चलते हैं, मान लो जहां पे M3L से रिएक्ट करके आपको दे रहा है Ml3, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका, ठीक। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। बीटा 3 क्या होगा, बीटा 3 होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये लगा दिया मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मैथ्स है यहाँ पे थोड़ी सी। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय Ml एंड Ml2 कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय Ml एंड Ml2। देखो Ml3 तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर मान लो कोई 3 स्टेप रिएक्शन है जो यहीं तक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से Ml और Ml2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है।
Ml और Ml2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Ml3 तो हमारे पास है वहाँ पे, तो Ml और Ml2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर ये 3 स्टेप रिएक्शन है सिर्फ, ठीक। तो देखो, तो β3 आपका हो जाएगा, β3 आपका हो जाएगा Ml3, या आपने BSc में भी पढ़ा होगा डेरिवेशन, Ml Ml2, ठीक, डिवाइडेड बाय Ml Ml2, ठीक। अब देखो ये आपको डिराइव करना है, ठीक। दैट मीन्स हमें β3 लिखना है इज इक्वल्स टू K1 K2 K3, राइट। β3 इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है K1 डॉट K2 डॉट K3, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। K1 क्या होता है? K1 होता है आपका ml अपॉन ml। देखो ml, देखो ये जो l है ना, ये 3 l है, ठीक है, 3 l है, एक को इसके साथ ले जाएंगे, एक को इसके साथ ले जाएंगे, एक को इसके साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा नीचे, देखो सबसे पहले हम ml लिखेंगे, फिर ml2 लिखेंगे थोड़ा सीक्वेंस से, फिर हम लिखेंगे ml3, ठीक। ml के नीचे क्या होता है, m और l, अगर हम इसका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट देखेंगे तो एक m यहाँ है, इस 3 l है इसमें, तो एक l इसके साथ ले लेंगे, ठीक। तो ml अपॉन ml, ठीक है। दैट मीन्स ये फर्स्ट वाले का स्टेप वाइज कांस्टेंट हो गया। अब देखो ml2 है, अब देखो यहाँ पे हम लेंगे पहले ml, एक l इसका इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा l इस तरह से, ठीक। तो इसका हो गया ये ml2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml2, अगर इसका स्टेप वाइज कांस्टेंट देखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml एंड l, ml2 अपॉन ml एंड l, ये हो गया K2, ये था K1, ये हो गया K2, अब ये ml3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml2 डॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ l, ठीक। तो तीसरा बचा आपका ml2 और थर्ड l, इसका थर्ड l अब इसके साथ ले लेंगे, ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका बेसिकली K3, ये वाला, देखो ml डिवाइडेड बाय ml, ये इसका स्टेप वाइज कांस्टेंट हो गया, ठीक। ये β3 है, ml2 अपॉन ml, ml2 अपॉन ml, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप का, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिखा है थोड़ा सा, ये K1 है, इसका K3 है और इसका K2 है, ठीक। अब देखो ml2 अपॉन ml, ठीक, इसका स्टेप वाइज कांस्टेंट क्या है, K2। सिमिलरली ml3 डिवाइडेड बाय ml2l, ये किसका स्टेप वाइज कांस्टेंट है, K3। तो ये प्रूव हो गया आपका, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ये हमने इजीली प्रूव कर दिया, ठीक। सिमिलरली हम लिखेंगे फॉर n रिएक्शंस, अगर n स्टेप्स हैं, फॉर n रिएक्शन स्टेप्स, बीटा n हो जाएगा आपका K1 डॉट K2 अप टू Kn, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। ये डेरिवेशन सिंपल सा है, इसे कर लेना। अब हम आ जाते हैं जल्दी से ट्रेंड पे। ये जो जितने भी ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स हैं, इनमें ट्रेंड क्या है और कौन ट्रेंड को फॉलो करता है, कौन नहीं करता है, ये भी देखना है जल्दी से। देखो इनमें ट्रेंड ये है, जैसे जैसे नीचे हम स्टेप्स आगे बढ़ाते चले जाएंगे, इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ये ट्रेंड है इनमें। ठीक, ट्रेंड इन
स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, दैट मीन्स ये जो अलग अलग स्टेप्स के हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट जिनको हम कह रहे थे, इनमें क्या रिलेशन है, ट्रेंड क्या है इनका, ठीक। उस ट्रेंड में एक्सेप्शंस भी हैं। सो ट्रेंड ये कई बार सिर्फ ट्रेंड भी पूछ लेते हैं, बहुत बार ये भी पूछा जाता है, ट्रेंड इन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखो जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यूज हैं ये डिक्रीज होती चली जाती हैं, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स जैसे जैसे हम जा रहे हैं K1 K2 K3 Kn की तरफ, जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का, वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस as we move towards K1, K2, K3 up to Kn. That means अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, K1 is greater than K2 is greater than K3, right, is greater than up to Kn plus 1 is greater than Kn, ठीक। ये ट्रेंड है इनमें, ठीक। अब इस ट्रेंड को कौन से, ये भी एग्जाम में लिखना है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस फॉलो करते हैं। दिस ट्रेंड इज फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्सेस दिस, राइट, कॉपर कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है कैडमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक। दूसरा है इसमें ऐसा ही है कॉम्प्लेक्स, कैडमियम कॉम्प्लेक्स, कॉपर कॉम्प्लेक्स एंड कैडमियम कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यूज इन केस ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्स, मैं आपको ये दिखा देता हूं, इससे आपको थोड़ा लॉग बीटा के वैल्यू में बारे में भी पता लगेगा, ठीक। देखो कॉपर के केस में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, K1 की वैल्यू होती है 4.0, K2 की वैल्यू होती है 3.0 और K3 की वैल्यू होगी आपकी K3, ये एक्चुअल में K की वैल्यू नहीं है, ये log K1 की वैल्यू है, ठीक है। लेट्स राइट इट लाइक दिस, K की वैल्यू निकालेंगे, फिर log K2 की वैल्यू है 3.2, तो ये जो 4 है, जो ये है आपकी 4.0 जो है, ये है आपकी log K1 की वैल्यू, ठीक है। और ये जो आपकी ये जो वैल्यू है, ये log K3 की वैल्यू है 2.7, if I remember, 2.7, और log K4 की वैल्यू है 2.0 फॉर कॉपर कॉम्प्लेक्स, इस वाले के लिए। तो log बीटा 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 स्टेप्स हैं इसके, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, इन सबको हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 3.2 प्लस 2.7 प्लस 2.0, ठीक। log K1 K2 K3 K4 की वैल्यू हमने रखी, इन सबको ऐड करके आएगा 11.9 फॉर कॉपर कॉम्प्लेक्स। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, log बीटा 4, इसमें भी 4 स्टेप्स होंगे, तो log K1 K2 K3 K4, इस तरह से log, इसका भी log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4 होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू रख देंगे इनकी अब, ठीक है। और फिर दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे फॉर स्टेबिलिटी। ये होगा 2.6 प्लस 2.1, log K2 की वैल्यू 2.1 है, और log K3 की वैल्यू और भी कम हो जाएगी आपकी इस केस में, 1.4, और log K4 की वैल्यू 0.9 हो जाएगी, ठीक है। इसको इन सबको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7,
7.0। लॉग बीटा 4 की वैल्यू ये कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए है? इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, कैडमियम कॉम्प्लेक्स के लिए। सो लॉग बीटा 4 की वैल्यू फॉर कैडमियम कॉम्प्लेक्स इज लेस देन लॉग बीटा 4 की वैल्यू फॉर कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स आपका जो कैडमियम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसकी लॉग बीटा की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये है दैट दिस इज लेस स्टेबल। जिसकी लॉग बीटा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो आपका कैडमियम कॉम्प्लेक्स दिस CdNH3 is less stable than your CuNH3 this, ठीक। और ये हमें एक्सपेरिमेंटली भी पता लगता है। एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन से, इन दोनों के सॉल्यूशन से हम पास करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास देखो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होना मतलब उसको ब्रेक करना मुश्किल है, ज़्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल है। तो अगर हम कैडमियम से पास करेंगे, कैडमियम कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे सॉल्यूशन में, तो हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको कैडमियम सल्फाइड का, ठीक। कैडमियम सल्फाइड का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक। ठीक, कैडमियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। वेयर इज अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर से पास करोगे, कॉपर कॉम्प्लेक्स से पास करोगे, तो यहां पे नो प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो कैडमियम है वो लेस स्टेबल है कंपेयर टू कॉपर कॉम्प्लेक्स। कैडमियम कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके आपको ये प्रेसिपिटेट दे देगा कैडमियम सल्फाइड का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे भाई शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉग बीटा 4 वैल्यू इसकी कम है, सो दिस गिव्स प्रेसिपिटेट वाई, तो आपको ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये ट्रेंड मोस्टली फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अब ये ट्रेंड है क्यों? पहले व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ट्रेंड? इस ट्रेंड का ये तो मैंने आपको ये बताया। अब देखो ये जो ट्रेंड है आपका ये वाला, यहां से देखो आपको ये जो ट्रेंड था इस वैल्यू से आपको पता लग गया, ये लॉग बीटा 4 की वैल्यू किसकी? कॉपर कॉम्प्लेक्सेस की थी। आप देखो लॉग बीटा 4 की वैल्यू कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल जब देंगे तो ये सारी वैल्यूज मेंशन करना कि लॉग बीटा 4 की वैल्यू कैसे कम होती चली जा रही है इन केस ऑफ कैडमियम एंड कॉपर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो ये है क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ट्रेंड? रीजन फॉर दिस ट्रेंड इज, रीजन फॉर दिस ट्रेंड, इसका रीजन है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जब बढ़ते चले जाएंगे लिगेंड्स तो क्या होगा, ट्रैफिक होता जाएगा। हमने पीछे भी पढ़ा है, जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर्स बढ़ते हैं, राइट, आपस में इनमें रिपल्जन होगा, राइट, रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगी, तो उससे क्या हो जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए K1 की वैल्यू कम होती जो आपका स्टेप वाइज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। और दूसरा, अगर आपका लिगैंड यहाँ तो न्यूट्रल है, अगर चार्ज्ड लिगैंड है उसकी वजह से भी आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता चला जाता है। चार्ज है तो वो भी, उसमें भी रिपल्जन होगा या दूसरी फोर्सेज होंगी। सो रीजन फॉर दिस ट्रेंड, पहला है स्टेरिक फैक्टर्स, नंबर ऑफ लिगैंड इंक्रीजेस। दूसरा है इफ लिगैंड इज चार्ज्ड you have electronic factors, ठीक। ये रीजन भी पूछते हैं एग्जाम में, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक।
स्टेरिक फैक्टर्स, क्योंकि आपको ये चीज़ हमें पता है, जैसे जैसे लिगेंड्स बढ़ते जाएंगे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी इनमें, राइट। स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती है तो हमें पता है मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता चला जाता है, ठीक है। और चार्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, अगर चार्ज लिगेंड्स हैं तो भी फोर्सेस बढ़ेंगी, राइट, जिससे आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता चला जाएगा और लॉग स्टेप का स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक। अब देखो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। अब वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? वो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके कैडमियम के और एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है। इसके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस टू दिस ट्रेंड, और उसका रीजन क्या है ये समझना है आपको जरूरी, ये भी आपको लिखना है अगर ट्रेंड आपसे पूछा जाता है तो। एक्सेप्शंस टू दिस ट्रेंड, एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड मतलब जैसे जैसे आप आगे को जा रहे हो वैल्यू घटने के बजाय बढ़ने लग जाएगी कहीं कहीं। दैट मीन्स एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड मीन्स Kn+1 इज ग्रेटर देन Kn। ये किसके कॉम्प्लेक्स के केस में होता है? एक तो होता है CdBr4 2- के केस में, ये कॉम्प्लेक्स के केस में होता है, ठीक है। इसको मोस्टली हम ऐसे नहीं लिखते हैं अभी, देखो CdBr4 2-, ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स इसमें जो आपका स्टेप वाइज कांस्टेंट है, एक आगे वाले की वैल्यू K3 की वैल्यू शायद K2 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा है आपका Fe बाईपीरिडाइल, एक बाईपीरिडाइल एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जी, ठीक है। इसमें इसके हैं आपके 3 2+, ये इस कॉम्प्लेक्स, ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। ट्रेंड को फॉलो ना करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखो ट्रेंड को फॉलो ना करने के रीजन होते हैं, या तो इस सेंट्रल मेटल आयन का स्पिन स्टेट चेंज हो गया है, राइट, हाई स्पिन से लो स्पिन, लो स्पिन से हाई स्पिन हो गया है, या सडन स्ट्रक्चरल चेंज, राइट। एक्सेप्शंस टू दिस ट्रेंड, इसके रीजन दो होते हैं, इन दोनों के केसेस में हम देखेंगे वो कैसे होता है। देखो सडन स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है इसके केस में, सडन स्ट्रक्चरल चेंज ये कैडमियम कॉम्प्लेक्स के केस में होता है। दूसरा होता है चेंज इन स्पिन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्पिन स्टेट का मतलब चेंज इन, सडन स्ट्रक्चरल चेंज मतलब एक स्ट्रक्चर है आपका, केमिकल रिएक्शन हुआ, सडनली उसमें मॉलिक्यूल्स जुड़ गए या घट गए, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज हम बोलते हैं उसको। अभी हम इसके केस में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। और दूसरा रीजन होता है इसका चेंज इन स्पिन स्टेट, मतलब हमने कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अगर आपके मेटल आयन हाई स्पिन से लो स्पिन हो गया या लो स्पिन से हाई स्पिन हो गया तो वो हम बोलते हैं चेंज इन स्पिन स्टेट, और उससे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये है इस वाले के केस में। इस वाले केस में आयरन के कॉम्प्लेक्स में जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है उस केस में आपकी चेंज इन स्पिन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। चलो हम ये देखते हैं इसमें स्ट्रक्चरल चेंज कैसे होता है और इसमें स्पिन स्टेट चेंज कैसे होता है। रिएक्शन लिख के पता लगेगा, आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपके हैं इनमें दिख तो आपको पढ़ने में इजी लग रहा है, लेकिन सब वैल्यूज याद रखनी है, कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शंस याद रखना, चार्जेस वगैरह, ये सब आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। देखो ये वाला पहले हम लेते हैं, इसमें सडन स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है। ठीक है, इसको हम Br से रिएक्ट करेंगे
ये बनाएगा आपका CdH2O होल 5 Br। अब नेगेटिव है ये आयन तो ये +1 हो जाएगा, ठीक, प्लस वाटर, एक वाटर रिलीज करेगा ये। अब देखो ये स्टेप्स लिख रहा हूं मैं सबके, दूसरा Br एंटर करेगा, ये बना देगा आपका 4Br2, माइनस से प्लस कैंसिल, प्लस एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली C2H2O ये फर्दर रिएक्ट करेगा, देखो Br2 प्लस Br माइनस, ठीक। पहले 6 थे, 5 हुए, 5 से 4 हुआ, अब 4 से 3 हो जाएगा। प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रक्चरल चेंज होगा। देखो ध्यान से देखना किस तरह से होगा। ठीक है, एक नेगेटिव था तो अब इस पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहां से आया? इस ब्रोमाइड आयन से। नेगेटिव प्लस चौथे ब्रोमाइड आयन से जब ये रिएक्ट करेगा तो देखो तीनों की तीनों वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाएंगे। अभी तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तीनों की तीनों वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाएंगे और एक ब्रोमाइड आयन ऐड हो जाएगा यहाँ पे जाके, ठीक। इसको हम बोलते हैं सडन स्ट्रक्चरल चेंज और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, सो दिस, इसका जो देखो, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट देखो K1 होगा, इसका होगा आपका, ये सेकंड स्टेप है, इसका होगा K2, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है, ठीक। अब यहां पे देखो K4 इज ग्रेटर देन K3, ठीक है। यहां पे देखो, अब ये वाला जो स्टेप है एक्चुअल में हो क्या रहा था, हर एक स्टेप में एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। लास्ट स्टेप में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ और दिस रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज फेवर्ड, राइट। ये जो लास्ट स्टेप है दिस इज फेवर्ड बाय रिलीज ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये स्टेप ज्यादा फेवर्ड है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए विच इज अ फेवरेबल थिंग फॉर दिस रिएक्शन। तो यहां पे K4 इज ग्रेटर देन K3। नॉर्मली क्या होता है, जो बाद वाला होता है वो पहले वाले से कम होता है, लेकिन यहां पे बाद वाला ज्यादा है ड्यू टू सडन स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। So favored by the release of water molecule and sudden structural change, ठीक। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज होता है। तो इसका हम ट्रेंड कैसे लिखेंगे? देखो K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3 एंड K3 इज लेस देन K4, क्योंकि यहाँ पे K4 ज्यादा है। ये ट्रेंड है इसका, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सडन स्ट्रक्चरल चेंज। अब जल्दी से हम ये वाला देखते हैं, बाइपिरिडाइल का।
ठीक है। बाइपिरिडाइल में यहाँ पे देखो स्पिन स्टेट चेंज होती है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन में चले जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पिन स्टेट चेंज होना। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं पहले हम। FeH2O होल 6 2+ बाइपिरिडाइल आएगा विच इज अ न्यूट्रल लिगैंड। ठीक है, देखो ये बाइपिरिडाइल है, ये क्या करेगा, एक दो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगा हमेशा, राइट, क्योंकि बाइडेंडेट लिगेंड बाइपिरिडाइल, तो एक दो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगा डिपेंडिंग ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन। जैसे एथिलीन डायमीन होती है, वो भी क्या करती है, वो भी डाइडेंडेट लिगेंड है और दो मोनोडेंडेट लिगेंड रिप्लेस करती है जब इस तरीके का रिएक्शन होता है। H2O दो रिप्लेस करे 4 हो गए BPY। ठीक है, इसका K1 फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखो FeH2O होल 4 BPY प्लस BPY एक और, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeH2O होल ट्वाइस BPY होल ट्वाइस, ये हो गया आपका 2+, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 2। अब थर्ड स्टेप में देखो Fe, दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे अब पूरी तरह से। देखो ये बन जाएगा, अब देखो वाटर एक वीक लिगेंड है, Fe ये है, सॉरी यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा BPY, दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगा, ये बन गया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसका है K3, K1 K2 K3, इन दोनों में वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्पिन स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो फर्स्ट टू रिएक्शंस या फर्स्ट टू, ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो फर्स्ट टू रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये वीक वाटर लिगैंड है, इनमें वाटर है दोनों में, विच इज अ वीक लिगैंड, इसकी वजह से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, सो K1 एंड K2 वाले केस में ठीक है, K1 एंड K2 वाले केस में जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, दीज आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, due to the presence of weak ligand। कौन सा लिगैंड, वाटर। ठीक, वहीं जब हम इसको देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को, इसमें क्या है, और इसकी एक मिनट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2GEG के फॉर्म में जो हम लिखते हैं, ये होगी 2Tg4Eg2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा है मैंने। लेकिन अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये वाटर लिगैंड नहीं है, विच इज़ अ वीक लिगैंड, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन थे। यहाँ पे वीक लिगैंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, बाइपिरिडाइल, तो ये क्या हो गया, इसमें आयरन की स्टेट क्या चेंज हो गई, ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें वीक लिगैंड वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, अब ये लो स्पिन क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली स्ट्रॉन्ग लिगैंड विच इज बाइपिरिडाइल। विच इज BPY, बाइपिरिडाइल। तो यहां पे आपने क्या देखा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G6 Eg0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो चेंज हुई है इसकी,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ये थी, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था। जब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया बाय एलिमिनेटिंग ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या हुआ, स्पिन चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई इस थर्ड स्टेप में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या था आपका, K3। सो इसकी वजह से क्या है आपका, K3 इज ग्रेटर देन K2। तो एक्सेप्शन हो गया, इसमें एक्सेप्शन हो गया। ये देखो इसका ट्रेंड क्या बनेगा, K1 इज लेस देन K2 एंड K2 इज ग्रेटर देन K3, ये बन गया इसका। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जितने भी हमने चीज़ें करें इसे अच्छे से कर लेना, ये पक्का एग्जाम में आता है। ठीक है, अच्छे से समझ के करना।